नमस्कार। दूरदर्शन किसान पर कृषि दर्शन कार्यक्रम देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। दोस्तों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि के क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां उपलब्ध कराते हैं ताकि उन जानकारियों का सही समय पर उचित इस्तेमाल कर आपकी खेती किसानी में परिवर्तन आ सके, आपको मुनाफा हो सके, जिससे हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में हम अलग अलग सेगमेंट्स पे बात करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मंत्रालय से हमें क्या जानकारी मिलेगी, उसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान किसान की, उसके बाद नज़र डालते हैं कृषि स्टार्टअप के बारे में और अंत में बात होती है फार्मिंग इंडिया के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने खास कार्यक्रम की, जिसका नाम है कृषि दर्शन। चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम की और पहले सेगमेंट की बात कर लेते हैं, जहां पर हमें क्या जानकारी मिल रही है मंत्रालय से। एकीकृत कीट प्रबंधन क्या है और इसके क्या लाभ हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी दे रही हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से डीपीपी क्यूएस फरीदाबाद की संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनीता पांडे। आइए जानते हैं। वनस्पति संरक्षण संगरोध निदेशालय के अंतर्गत आईपीएम सह टिड्डी विभाग के अंतर्गत हमारे पूरे भारतवर्ष में 48 फील्ड स्टेशंस हैं और इन स्टेशंस में हम डिफरेंट अपने प्रोग्राम करवाते हैं, जैसे कि किसान खेत पाठशाला और 2 दिवसीय एचआरडी प्रोग्राम, 5 दिवसीय एचआरडी प्रोग्राम और एक होता है सीज़न लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो हमारा किसान खेत पाठशाला है, ये हमारा किसानों के लिए रहता है। ये एक 14 सप्ताह का एक प्रोग्राम होता है। इसमें हम लोग किसानों के खेत में जाकर ही प्रोग्राम करते हैं और रबी और खरीफ में ये प्रोग्राम अलग अलग होते हैं। जो खरीफ में जो फसलें लगती हैं उनमें ये प्रोग्राम किए जाते हैं, ऐसे ही रबी में जो फसलें लगेंगी उनमें ये प्रोग्राम किए जाएंगे। और हर सप्ताह में 2 बार हमारे फील्ड ऑफिसर्स विजिट करते हैं, किसानों को बताते हैं, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक बीच बीच में वो जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा 2 दिवसीय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें भी हम अपने फार्मर्स को लेते हैं, अपने एनजीओ से लोगों को बुलाते हैं, जो भी एनजीओस हमारे हैं अभी उनको बुलाते हैं और पेस्टिसाइड डीलर्स को भी बुलाते हैं। उसमें हम लोग जो भी हमारे आईपीएम की तकनीक है, जो उस क्रॉप के हिसाब से कौन सी क्रॉप उस सीज़न में है उसके बारे में जानकारी देते हैं और उनको जो पेस्टिसाइड डीलर्स को बुला के भी हम सेफ़ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड की जानकारी भी किसानों को देते हैं। और आईपीएम के अंतर्गत जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग पेस्टिसाइड का यूज़ केवल लास्ट में करते हैं, एज ए जुडिशियस यूज़ हम पेस्टिसाइड को ही रेकमेंड करते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा 5 दिवसीय प्रोग्राम है, ये हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं इनके लिए होता है और हम हर स्टेट में डिपेंड करता है कि हम साल में खरीफ में कितने प्रोग्राम करा रहे हैं, उस हिसाब से जिस स्टेट में प्रोग्राम होता है वहाँ के स्टेट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि जो भी हमारे स्टेट ऑफिसर्स हैं वो ग्राउंड लेवल तक जुड़े रहते हैं, तो वो उस चीज़ को जो भी उनको नॉलेज दी जाती है किसानों को बताते हैं कैसे हमें आईपीएम की तकनीक करनी है। इसके अतिरिक्त जो सीज़न लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें भी हम अपने स्टेट के ऑफिसर्स को बुलाते हैं, जो कि 1 मंथ का होता है और उसमें उनको हर तरीके से फसल के बारे में, क्रॉप के बारे में, पेस्ट और डिजीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हमारे कुछ आईपीएम की मुख्य तकनीक है जो कि हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट है सीड ट्रीटमेंट। हम हमेशा किसानों को रिकमेंड करते हैं और जो भी हमारे किसान भाई हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सीड ट्रीटमेंट को ज़रूर करें, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट बहुत सारी जो बीज जनित बीमारियाँ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके अतिरिक्त जैसे हमारे फेरोमोन ट्रैप हैं, फेरोमोन ट्रैप हमारे बॉल वर्म के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है। उसमें जो ल्योर होता है उसको हम ट्रैप में लगा देते हैं, जिससे कि जो नर कीड़ा होता है वो उस ट्रैप की ओर को अट्रैक्ट होता है और अट्रैक्ट होकर वो नीचे गिर जाता है। और इसी तरीके से हम एक टाइप से उसको मेटिंग को रोक करके हम कीड़े की आगे की प्रजनन को रोक देते हैं। इसके अलावा वाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं। किसान अपने खेत में ही जैसे कार्डबोर्ड है उसमें पीला सा कलर लगा के उसके बाद उसमें ग्लू लगा के उसको खेत में लगाइए, तो आपको वाइट फ्लाई से भी काफ़ी हद तक वाइट फ्लाई से आप कंट्रोल हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप लाइट ट्रैप रहता है।
लाइट ट्रैप जो है ये मुख्यतः वाइट ग्रेप के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है। इसको आप अपने फील्ड में लगाइए और इसमें एक बल्ब रहता है, क्योंकि जो वाइट ग्रेप होता है वो रात के टाइम 7 से 9 बजे का टाइम एप्रोप्रिएट टाइम होता है, उस समय वो उस लाइट की ओर को अट्रैक्ट होता है, तो कीड़ा उस लाइट की ओर को अट्रैक्ट होगा और वो लाइट में जब लगेगी उसको लाइट की ओर को आके उससे नीचे गिरेगा, तो नीचे एक बर्तन में आप केरोसिन ऑयल डाल दीजिए तो ऑटोमेटिक कीड़ा उसमें गिर जाएगा। इस तरीके से काफ़ी कीड़े आपको एक दिन में ही काफ़ी संख्या हो जाती है और दूसरे दिन जाके जो भी हमारे किसान भाई हैं वो उसको एक गड्ढे में दबा दें। तो इस तरीके से ये हमारी जो आईपीएम की डिफरेंट तकनीक्स हैं, आप इसको प्रयोग करिए। इसके अलावा जितने भी हमारे देश भर में जो कार्यालय स्थित हैं, आप वहाँ पे नियर बाय कार्यालय में जाइए, वहाँ पे आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है विज्ञान और किसान। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे केचुआ खाद के बारे में, जिसको वर्मी कंपोस्ट भी कहा जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आमतौर पर जो खाद हम इस्तेमाल करते हैं उसमें उतने पोषक तत्व नहीं होते जितने ज़्यादा पोषक तत्व वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद में पाए जाते हैं। केचुआ खाद के इस्तेमाल से हमारे ज़मीन की उर्वरकता भी बढ़ती है, मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ती है और इससे किसान भाई अपनी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। केचुआ खाद कितनी खास है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद बनाने के लिए आपको चाहिए मिट्टी, 10 से 15 दिन पुराना गोबर, रसोई से निकला सब्जी वगैरह का कचरा, हरे पत्ते, फसल अवशेष और केंचुए। केंचुए इस तमाम सामग्री को खाते हैं और बदले में जो मल त्यागते हैं वही खाद कहलाती है। मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही पोषक तत्व फसल उत्पादन में हमारी मदद करते हैं। इनमें से किसी भी तत्व की कमी होने पर किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अच्छी क्वालिटी के वर्मी कंपोस्ट में सभी 16 तरह के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की भौतिक संरचना सुधारकर मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाता है। इसके अलावा मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी इजाफा करता है और पौधों की जड़ों के पनपने के लिए सही वातावरण तैयार करता है। किसान अगर जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों का सही अनुपात में इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। वर्मी कंपोस्ट गड्ढों में तैयार किया जाता है। अगर गड्ढा 13 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा है तो उससे 9 से 15 क्विंटल तक केचुआ खाद हासिल की जा सकती है, वो भी सिर्फ 60 से 70 दिनों में। केचुआ खाद बनाने के लिए आपको छायादार जगह की जरूरत होगी। ऐसी जगह जो बाकी जमीन से थोड़ी ऊंची हो, ताकि बरसात का पानी इकट्ठा न हो सके। रोशनी जितनी कम होगी, केंचुए उतने ज्यादा सक्रिय रहेंगे। अगर आप कारोबार के लिए केचुआ खाद बना रहे हैं तो फिर शेड तैयार करना बेहतर रहेगा। इन्हीं शेड में वर्मी कंपोस्ट का बेड तैयार किया जाएगा। बेड की गहराई 30 से 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार रखें। गहराई इसीलिए कम रखी जाती है ताकि उसमें गर्मी पैदा न हो और केंचुओं को नुकसान न पहुंचे। व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट के लिए आसपास पशुपालन का होना जरूरी है ताकि गोबर आसानी से उपलब्ध हो सके। गड्ढे के फर्श को मजबूत कर लें, इतना मजबूत कि केंचुए जमीन में दाखिल ना हो सके। याद रहे, फर्श को पक्का नहीं करना है। पक्का कर देंगे तो अतिरिक्त पानी जमीन के अंदर नहीं जा सकेगा। 2 गड्ढों के बीच कम से कम 1 फुट की दूरी रखें ताकि चलने फिरने के लिए जगह मिल सके। कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले नारियल का छिलका, केले के पत्ते और पुआल जैसी फसल अवशेष की 3 से 4 इंच की परत बिछा दें। इसे हार्ड बेड कहते हैं। इसके ऊपर गोबर और उपजाऊ मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर 6 इंच की परत बिछा दें। इसके बाद हर गड्ढे में 4,500 केंचुए डालें। इस तरह हर वर्ग फुट में केंचुओं की संख्या 100 होगी। सबसे अच्छी किस्म लाल रंग वाली एस्किनिया फेटिडा है। इसे रेड वर्म या टाइगर वर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर तीसरी परत बिछाई जाएगी, जिसमें कार्बनिक जैव अवशेष और उतनी ही मात्रा में गोबर मिलाकर डालना होगा। गोबर 10 से 15 दिन पुराना होना चाहिए। ताज़ा गोबर डालेंगे तो केंचुए मर जाएंगे। ये परत 12 इंच की होगी। अवशेष और अपशिष्ट जितने बारीक कटे होंगे, केंचुओं के लिए उतने ही बेहतर रहेंगे। अवशेष अधपका होना चाहिए। अगर अधपका नहीं है तो 15 दिन तक गोबर में मिलाकर रख दें। उसके बाद ही उसे गड्ढे में डालें। इसके बाद गड्ढे को बोरे बिछाकर ढक दें। इससे ढेर में नमी बनी रहेगी।
सर्दियों में हर दिन एक बार और गर्मियों में 2 बार पानी का छिड़काव करें। हवा की आवाजाही और तापमान बनाए रखने के लिए 30 से 35 दिन बाद ढेर की पलटाई कर लें। इससे ढेर में बनी गैस भी बाहर निकल जाएगी। जब ढेर चाय की पत्ती जैसा दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए केंचुआ खाद तैयार है। अब पानी का छिड़काव बंद कर दें और उसे सूखने दें। खाद तैयार होने के बाद ढेर के ऊपर पतली गोबर की परत चढ़ा दें। सारे केंचुए इसमें आकर इकट्ठे हो जाएंगे। इन केंचुओं को अलग कर लें जो आगे खाद बनाने में काम आएंगे। इस तरह बनी खाद को पैक करके आप किसानों को बेच सकते हैं। दोस्तों, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के बारे में। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान पर कृषि दर्शन। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट के बारे में जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप। तो कृषि स्टार्टअप में अब हम बात करेंगे मछली पालन के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मछली पालन के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है और इससे जुड़े हुए जो मछली पालक हैं उनका भी विकास हो रहा है, उनकी आय भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे ही एक स्टार्टअप के बारे में हम बात करेंगे जिसमें कि मछली पालन से जुड़े हुए ऐसे तमाम स्टार्टअप कर कर किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और अपने जीवन में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि मछली पालन आज के समय में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा दे रहा है और मछली से जुड़े हुए तमाम उत्पादों की भी डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है। तो चलिए आइए जानते हैं मछली पालन से जुड़े हुए स्टार्टअप के बारे में। गर्दन तक पानी में डूबा ये शख्स कभी भारतीय वायुसेना का हिस्सा हुआ करता था। 2003 में इन्होंने नौकरी को अलविदा कहा और अपना कारोबार शुरू किया। जिस काम में भी हाथ डाला कामयाबी ने कदम चूमे। फिर एक दिन ये रांची विश्वविद्यालय में मछली विभाग के संपर्क में आए। यहीं पर इनके जहन में मछली पालने का ख्याल आया। इसके बाद इन्होंने आगरा में जमीन लीज पर ली और काम शुरू कर दिया। ये बात 2016 की है। बाद में इन्हें मछली पालन से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं के बारे में भी पता चला। इन्हीं योजनाओं का लाभ उठाकर इन्होंने सरकार से अनुदान हासिल किया। इनकी मेहनत जल्द ही रंग ले आई और अगले ही साल यानी 2017 में इन्हें आगरा मंडल में मछली उत्पादन का पुरस्कार मिल गया। मछली पालन मैं पहले भारतीय वायुसेना की नौकरी 2003 में छोड़ने के बाद कई अन्य व्यवसाय किया। करने के बाद सब में अच्छा हुआ। उसके बाद जब हम झारखंड में रांची में किसी का यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, वहाँ पे हम मत्स्य विभाग के, भारत सरकार और झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग के टच में आए और वहाँ जो मछली पालन हमने देखा, तो वहाँ देखने के बाद जब हम अपने आप को फिर वापस आगरा में सेटल किए तो हमने आगरा में ज़मीन को लीज़ पे लेके मछली पालन 2016 में स्टार्ट किया। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो अब भारत सरकार के जो किसानों की आय दोगुनी करने का जो प्लान है उसमें ये बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता साबित हो रहा है। मछली पालन के साथ साथ मैं किसानों से यह भी सुझाव दूंगा कि इसके साथ वो अपने डेयरी और पोल्ट्री को भी बढ़ावा दें, जिससे कि उनका ये आय में वृद्धि हो। 2016 में जब मैं आगरा आया, आगरा मत्स्य विभाग
से हमें भारतीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे संबंध में पता लगा। हमें काफ़ी सहयोग मिला। उनके सहयोग के वजह से हमें कुछ गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान भी दी गई। उसके बाद जब 2017 में जो हमने प्रोडक्शन करके दिया, उस प्रोडक्शन के आधार पे 2017 में हमें फर्स्ट प्राइज़ आगरा मंडल के लिए दिया गया था, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए मछली में। उसके बाद से 2020 में जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के संपर्क में आया, तो वहाँ हमें और अपने कामों में सहयोग बहुत ज़्यादा मिला। उनके वहाँ जाने से हमें पशुपालन से संबंधित जानकारी भी काफ़ी मिली और उन्होंने यह बताया कि यदि आप पशुपालन भी साथ में करते हैं तो मछलियों के जो फीड की समस्या है, जो हम मार्केट पे डिपेंड रहते हैं, उससे हमें हटके जो पशुपालन में गाय के गोबर होंगे, उस गोबर को भी हम डायरेक्ट मछली के फीड के रूप में प्लैंकटन क्रिएट करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि उस गोबर का हम अगर वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाते हैं तो जैविक खाद को हम खेतों में यूज़ करते हैं और उसमें जो केचुआ का प्रोडक्शन होता है, उस केचुआ को हम तालाब में भी डाल सकते हैं। इस तरह से 2020 के बाद कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के सहयोग से और उनकी मदद से या उनके गाइडलाइन के तहत हमारी ये जो मछली पालन का व्यवसाय है बढ़ता जा रहा है। न आनंद कुमार गिर और साहिवाल किस्म की देसी गायें पाल रहे हैं और गोबर को मछलियों के आहार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनका इरादा गोबर से कंपोस्ट बनाने का है। कंपोस्ट से 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि खेतों के लिए प्राकृतिक खाद मिल जाएगी और दूसरे मछलियों के लिए पर्याप्त मात्रा में केंचुए। मछलियों को बढ़वार के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और केंचुए में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम अगले सेगमेंट जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया के बारे में बात करेंगे। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम कृषि दर्शन देख रहे हैं आप। अब हम अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। फार्मिंग इंडिया में आज हम बात करेंगे सॉइल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। सॉइल हेल्थ प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए विद्यालयों में बच्चों को भी मिट्टी के परीक्षण के बारे में जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, न केवल किसान बल्कि देश के जो भविष्य हैं, यानी कि बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको भी मिट्टी के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अपने मिट्टी की उर्वरकता, उनके पोषण तत्वों को बनाए रखने में सॉइल हेल्थ प्रोग्राम कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। सभी बच्चों को सुप्रभात। सुप्रभात मैम। आज हम बात करेंगे मिट्टी के स्वास्थ्य की। मैम, मिट्टी का स्वास्थ्य, क्या मिट्टी का भी स्वास्थ्य होता है? हमने तो मिट्टी को नॉन लिविंग समझा था। बच्चों, मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में निवास करते हैं और हम जो भी खाते हैं वो मिट्टी से ही तो आता है, जैसे फल, सब्जियां, फसलें इत्यादि। ओ मैम, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्वस्थ मिट्टी से जहाँ पौधों, वृक्षों और फसलों को पोषण मिलता है, वहीं अच्छे पोषण से हम भी स्वस्थ रहते हैं। वहीं खराब मिट्टी के स्वाद से हमारी जैव विविधता और कृषि जलवायु भी सीधे प्रभावित होती हैं। मैम, तो कैसे पता चलेगा कि मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं? ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर के स्वास्थ्य की जांच ब्लड टेस्ट और एक्सरे इत्यादि से करते हैं, उसी प्रकार मिट्टी स्वस्थ है या नहीं
उसके लिए हम मिट्टी के विभिन्न पैरामीटर्स की जांच करते हैं। समझ आ गया मैम। मिट्टी के जांच के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी क्यों बीमार है। सही समझे बच्चे। इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों को मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। मैम, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम में हम क्या सीखेंगे? इस प्रोग्राम के द्वारा केवीके वैज्ञानिक आपको मिट्टी का महत्व, मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए सैंपल कैसे लेने हैं और अन्य जरूरी जानकारियां देंगे। आप विद्यालय में लिए गए मिट्टी के सैंपल की 12 पैरामीटर्स पे जांच करेंगे। हेलो बच्चों। हेलो सर। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, पर मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कैसे होता है, पहले ये जानते हैं। अत्यधिक रासायनिक उपयोग के कारण जीवाणुओं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संतुलन विघटित हो सकता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता घट जाती है और फसलों की उपज में भी कमी आती है। मिट्टी की क्षति का यह एक मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी परिवर्तित होती रहती है, जिससे किसानों को फसलों को उगाने में और मुश्किल होती है। इसके अलावा वायुमंडलीय बदलाव से मौसम की अनियमितता बढ़ती है, जो कि फसल के चक्र को प्रभावित करता है। मिट्टी का कटाव या खनन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे भूमि का स्तर कम हो जाता है और ये खेती के लिए कम उपयुक्त हो जाती है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर हमें मिट्टी की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो बच्चों, मिट्टी की जांच क्यों महत्वपूर्ण है, समझ आया? जी सर। तो बच्चों, मिट्टी के परीक्षण के बाद भारत सरकार किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड देती है। यह एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं। ये आपकी मिट्टी के 12 पैरामीटर्स की मापदंड करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, मिट्टी की बनावट, पीएच स्तर और उत्पादकता से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताता है। स्वास्थ्य कार्ड द्वारा दी गई सिफारिशों का उपयोग करके किसान न सिर्फ अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि उत्पादकता भी बढ़ा सकता है। तो बच्चों, आप तैयार हैं कि खेत में जाके मिट्टी का नमूना लें? जी सर। मिट्टी का नमूना लेकर लैब में जाकर समझेंगे कि मिट्टी की जांच कैसे करें। मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच पूरी होने के बाद मिट्टी के स्वास्थ्य पैरामीटर को मिट्टी के स्वास्थ्य पोर्टल में दर्ज करके मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेंगे। बन गया हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड। बच्चों, अब समझते हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर SRLM दीदी किसानों को क्या समझाती हैं। बच्चों, मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हम किसानों को एक सतत, समृद्ध और स्वस्थ खेती की जानकारी देते हैं। हम इसके माध्यम से किसानों को समझाते हैं कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। कई भारतीय राज्यों की मिट्टी की गुणवत्ता खराब है और इसका असर फसलों की उपज पर भी पड़ता है। इस समस्या का हल करने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का सही समय पर सही मात्रा में फसलों के अनुसार उपयोग करते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में किसानों को बताया जाता है कि जैविक बायोफार्म उर्वरक, पिछली फसल के अवशेष, मल्चिंग, पशुओं के बचे विशिष्ट पदार्थ, फसल रोटेशन आदि को उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। यह उपाय मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और फसलों की उपज में भी सुधार लाते हैं। खेतों में इन तकनीकों के उपयोग की जानकारी देकर हम अपने परिवारों को और किसानों को सतत, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गई सभी जानकारियों से उम्मीद करते हैं कि आपको उचित लाभ होगा और आपकी खेती किसानी में परिवर्तन भी आ सकेगा। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े आपके कोई भी सुझाव या कोई भी आप विचार हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। दोस्तों इसके अलावा आप हमें ईमेल के ज़रिए भी अपने सुझाव, अपनी सलाह हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल फ़ोन पर कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं कि सभी जानकारियों से आपको सही समय पर उचित लाभ हो पाएगा। फिर से होंगे हाजिर तमाम जानकारियों के साथ। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।